देवर को औरतें ठप्पा कहती थीं। मेरा भी ठप्पा लगवाने को जी चाहता था, मगर शर्म की दीवार हाइल हो जाती। एक रोज मैंने अपनी आंखों से देवर को ठप्पा लगाते देखा तो सोचा कितनी सादा हूं। अगले रोज मैंने अपनी सहेली का बुर्का मंगवाया और ठप्पा लगवाने चल पड़ी, मगर उस रात में मेरे होश उड़ गए जब देवर का ठप्पा देखा। मेरा देवर 15 साल बाद बिरोने मुल्क से वापस लौटा था। जैसे ही ये खबर गांव वालों में पहुंची, मेरे घर में तो जैसे तांता सा बंद गया था। कभी दूर की चची अपनी बेटी को लेकर पहुंच गई तो कभी मेरी सास की खालाजाद कजन आ गई। मैं तो मेहमान नवाजियां निभा कर थक चुकी थी। रात के 12 बज गए थे और मुझे किचन से ही फुर्सत ना थी। मेरी शादी को भी 15 साल गुजरे थे। 3 बेटे थे जब मेरे शोहर का इंतकाल हो गया और मैंने उनकी संगत में सिर्फ 10 साल ही गुजारे थे कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया। पहले सास ससुर जिंदा थे तो वक्त उनके साथ गुजर जाता था, लेकिन यके बाद दिगरे वो भी मुझे छोड़कर चले गए। घर के खर्चे की परेशानी मुझे इसलिए नहीं होती थी कि देवर मुझे बिरोने मुल्क से एक अच्छी माकूल रकम भेजता था। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी वही उठाता था। जब वो यहाँ आया तो मैंने बेखौफ उसकी आवभगत की। रात को मैं थक कर चूर हो जाती थी। मेहमानों को अल्लाह अल्लाह करके घर से निकाला था जब मेरे देवर ने कहा कि भाभी 2 कप चाय बनाकर ले आओ, तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। मैंने चाय बनाई, सेहन में चारपाई के पास चारपाई पर रख दी। सर्दियों की रात थी और सेहन में उस वक्त सर्द हवाएं चल रही थी। मैंने शाल खुद पर लपेटी। मैंने कहा तुम ही चाय पियो, मैं जाके आराम करूं, मुझे अकेले चाय पीने की आदत नहीं है। देवर कहने लगा, भाभी बैठ जाए ना, कुछ नहीं होता। मैं बैठ गई तो कहने लगा, क्या आपको पता है कि ये खानदानी औरतें क्यों अपनी बेटियां यहाँ पर ला रही हैं? मैंने कहा कि जाहिर है तुमसे मिलने आई हैं, तुम इतने अरसे बाद वापिस आए हो। कहने लगा, रहने दो भाभी, ये सब अपनी बेटियों पर ठप्पे लगवाने आई हैं। मुझे देवर की बात ने बड़ी हैरत में डाल दिया। मैंने कहा, ठप्पे लगवाने आई हैं? किस चीज के ठप्पे? मेरी बात सुनकर वो नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगा। चाय का कप उठाया और लबों पर लगाया। मैंने कहा, तुमने बताया नहीं कौन से ठप्पे लगवाने आई हैं? तो कहने लगा, बड़ी बोली हैं भाभी आपको नहीं पता। खैर छोड़िए। जब तक वो चाय पीता रहा, ना जाने क्या क्या सोचकर मुस्कुराता रहा। खैर मैंने चाय पीने में तो उसका साथ दे दिया था। फिर मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मैं जानती थी कि सुबह होते ही कोई ना कोई मेरी सास की कजन या ताई फूफी अपनी बेटियों के साथ यहाँ पहुंच जाएगी। देवर को मैंने बस अपनी शादी पर ही देखा था और मेरी शादी के चंद दिन बाद ही वो बिरोने मुल्क चला गया था। मेरे शौहर ने मुझे कभी नहीं बताया था कि वो ठप्पे लगाने का काम करता है। खैर मैं तो समझती थी कि शायद कोई अच्छी नौकरी करता होगा। सोचने वाली बात तो ये थी कि खानदान की औरतें क्यों अपनी बेटियों को ठप्पे लगवाने आती थी। खैर मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मेरे लिए यही बहुत था कि मेरे देवर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरी कफालत करता था। मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। मैं एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, वरना बेवा खवातीन की जिंदगी कैसे गुजरती है ये कौन नहीं जानता। मेरे बहन भाइयों ने तो वैसे ही शोहर की वफात के बाद ही मुझसे अपना हाथ उठा लिया था। अगर देवर मुझे खर्चा ना भेजता तो शायद मेरे बच्चे और मैं परेशानी की जिंदगी गुजार रहे होते। सुबह होते ही फिर से दूर दराज की खानदानी औरतें अपनी बेटियों को लेकर पहुंच गईं। लेकिन इस बार मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि मैं देखूं कि आखिर मेरा देवर कौन से ठप्पे लगाता है लड़कियों को। सर्दियां थी, इसीलिए बैठक में मेहमान बैठते थे और फिर एक फरमाइशी लिस्ट मुझे मिल जाती। मुझे किचन से ही फुर्सत ना मिलती और रिश्तेदार खवातीन देवर के ही आगे पीछे बैठी होती थी और बातें करती रहती। बेटी मेरी कोई थी नहीं जो कि मेरे साथ कुछ मदद करवा देती, और बेटे वैसे भी चाचा की जान थे, इसलिए वो भी अपने चचा के साथ ही बैठक में बैठे रहते थे। मेरा दिमाग तो उस वक्त चकरा कर रह गया जब मेरी सास की दूर की कजन, जो कि मेरे देवर और शौहर की खाला लगती थी, मुझसे कहने लगी, अरे समीना, मैं तो कहती हूँ इस बार शहजाद की शादी करके ही उसे बाहर भेजो। मैंने कहा, खाला कैसी बात कर रही हैं आप? अल्लाह खैर रखे, शादीशुदा है, वहां उसकी बीवी है। मेरी बात पर वो कहका लगाकर हंसी। कहने लगी, हाय हाय, कौन सी बीवी, कैसी बीवी? तुझे नहीं बताया शहजाद ने उस फरंगन को तलाक देकर ही गांव आया है? ये सुनकर मैं हैरत से खाला की तरफ देखने लगी। मुझे शहजाद पर भी गुस्सा आने लगा कि उसने मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। रात को बस मुझे यही फुर्सत मिली थी कि रात के 12 बजे मैंने चाय का कप शहजाद के साथ पिया था, वरना एक मेहमान गया नहीं कि दूसरा आन टपकता था। किसी को शरबत, किसी को चाय, किसी को खाना। मैं तो किचन की ही होकर रह गई थी। रात को जब मैंने सेहन में चाय का कप देवर के आगे रखा तो उसके सामने वाली चारपाई पर बैठ गई। मैंने कहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर, तुमने मारिया को छोड़ दिया है। मेरी बात सुनकर कहने लगा, हाँ आपको तो पता है,
ये गोरी चिट्ठी मेमे कहाँ पाकिस्तानी मर्दों के साथ ज्यादा अरसा रहती हैं। मैंने कहा फिर भी वजह क्या हो गई, तुमने तो उसे मुसलमान कर दिया था। कहने लगा उनकी तरह उनके कलमे भी ऐसे ही होते हैं भाभी। अब आपको क्या बताऊं, बेशक मैं बिरोने मुल्क में रहता हूं, लेकिन मारिया से मैंने पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद तुम्हारी मर्दों से दोस्ती को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस वक्त तो शायद उसे मेरी मोहब्बत का बुखार चढ़ा हुआ था, मेरी हर बात मान गई। शादी के 2 साल भी अच्छे गुजर गए, लेकिन उसके बाद उसकी वही हरकतें वापस आ गई जो शादी से पहले थी। वो बार बार अपने मर्द दोस्तों को घर बुलाने लगी। मैंने प्यार से भी उसे मना किया, लेकिन वो बात नहीं आई। शायद वो एक मर्द पर टिक कर रहने वाली नहीं थी। जब भी मैं घर पर नौकरी से वापस आता, मुझे घर पर उसके दोस्त मिलते तो मुझे बहुत बुरा लगता। मारिया ने कलमा तो पढ़ा था, लेकिन दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया था। अपना लिबास भी उसने दोबारा से वैसा ही पहनना शुरू कर दिया था। बस फिर क्या था, मेरी गैरत को जोश आ गया। मैंने लड़ाई की तो फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। शहजाद ने 2 मिनट में शादी की कहानी भी सुनाकर खत्म कर दी। मैंने सोचा कि अब तो देवर से कह ही दूं कि खाला बानो की बेटी को ही निकाह करके अपने साथ ले जाएं। मैंने कहा खाला बानो को तुम बहुत पसंद हो, कह रही थी कि शहजाद की शादी करके ही यहाँ से भेजो, और बाद में अपनी बेटी की तारीफें भी करने लगी। कहो तो बात करूं, कहने लगा अरे नहीं भाभी रहने दे, ये सब ठप्पे लगवाने आती हैं। ये कहकर अपना खाली कप तरपाई पर रखा और उठकर चला गया। मैं फिर सोच में पड़ गई कि ये कौन से ठप्पे हैं। उस वक्त मुझे उन ठप्पों की समझ नहीं आई थी। बहरहाल बहुत सी खानदानी खवातीन ने मुझे इशारतन अपनी बेटियों का बताया जो शहजाद से शादी की ख्वाहिशमंद थी कि शहजाद शादी कर ले और मैं उसे राजी करूं। जब भी मैं उसे शादी की बात करती हूँ तो यही कहता है कि ये सब मुझे ठप्पा लगवाने आती हैं। ये कहकर इधर उधर हो जाता और बात वहीं खत्म हो जाती। 2 माह गुजरे तो वो कहने लगा भाभी वापस जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा था कि तुम किसी से शादी कर लेते। कहने लगा अगर मुझे कोई ऐसी मिलेगी जो मेरे नाम पर मेरे मरने के बाद भी जिंदगी गुजारे। मैंने कहा पाकिस्तानी औरत तो ऐसी ही होती है। उसने गौर से मेरी तरफ देखा, कहने लगा दौर बदल गया है भाभी, आजकल दुनिया सिर्फ ठप्पे के पीछे भाग रही है। शहजाद आया और आकर दोबारा बिरोने मुल्क चला गया, लेकिन मुझे उसके ठप्पों की समझ ना आई। उसके बाद मेरा देवर मेरे बड़े बेटे की शादी में आया। शादी का खर्चा देवर ने ही किया था। सारे रिश्तेदार दोबारा से इकट्ठे हुए। मुझे अपनी बांजी पसंद थी, इसलिए मैंने दूसरे बेटे की मंगनी अपनी बांजी से बड़े बेटे की शादी के मौका पर भी कर दी थी। बहुत सी खानदान की औरतों ने कहा कि अपने बेटों के साथ साथ चचा की भी कहीं शादी कर दो। मैंने कहा कि इस बार तो तुम भी अपने हाथ पीले कर ही लो शहजाद। कहने लगा कि मुझे यहाँ की लड़कियों पर एतबार नहीं है, सारी की सारी ठप्पों की लालच में मेरे पास आती हैं। कभी कभी तो दिल करता है इन सबको बुलाकर एक बार ही ठप्पा लगा दूं। फिर ऐसा ही हुआ कि खाला बानो ने अपनी बेटी की शादी जिसे की थी, 2 साल बाद भी वो अपने घर ना बसी और तलाक लेकर आ गई। मैंने बड़ी जबरदस्ती करके शहजाद की शादी खाला बानो की बेटी से करवा दी। 2 माह बाद वो अपनी दुल्हन के साथ वापस चला गया। पीछे से मेरी बड़ी बहू ने आते ही मुझे अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। उसने कामकाज को हाथ नहीं लगाया। जब मैं काम करने के लिए कहती तो साफ इनकार कर देती है कि मुझे तो काम की आदत ही नहीं है। मैंने तो कभी पानी का ग्लास भी उठाकर खुद नहीं पिया। हैरत मुझे बेटे पर भी हुई कि वो भी अपनी बीवी से कुछ नहीं कहता था। जब मैंने कहा कि बहू अपना घर और अपनी जिम्मेदारी संभाल लो, तो कहने लगी कि ये मेरा नहीं आपका घर है। हाँ, अगर मेरा शोहर मुझे अलग घर में रखेगा तो मैं जिम्मेदारियां भी संभाल लूंगी। मैं तो उसकी बात सुनकर ही परेशान हो गई। मैंने बेटे से कहा देख रहे हो क्या कह रही है तुम्हारी बीवी। वो कहने लगा कि अम्मा मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये फैमिली में रहकर खुश होने वाली लड़कियों में से है। ऐसा करे दूसरे भाई की भी शादी जल्दी कर दे, मैं इसे अलग लेकर चला जाता हूँ। अब शादी की है तो घर भी तो बसाना है। जब बेटा ही साथ रहने पर राजी ना था तो मैं क्या कह सकती थी। अब मैं नाराज होती और बेटे को भेजती तो शायद बेटा दोबारा शक्ल भी ना दिखाता। इसलिए राजीबाजी होकर दोनों को अलग रहने की इजाजत दे दी। मुझे लग रहा था कि मेरी बहू आएगी तो मेरे साथ देगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत इतनी धनी ना थी। दूसरे बेटे की शादी पर जब देवर को फोन किया तो कहने लगा मैं नहीं आ सकता, बिस्मिल्लाह करें। मैंने दूसरे बेटे की शादी कर दी। बांजी शुरू में तो बहुत अच्छी रही, मेरा ख्याल भी रखती। मैं खुश हो गई कि चलो कोई बहू तो मुझे ढंग की मिली। तीसरे बेटे को भी एक लड़की पसंद आ गई। मैंने ज्यादा बहस नहीं की और उसकी मंगनी वहीं कर दी जहां वो चाहता था। लेकिन जैसे ही तीसरे बेटे की मंगनी की, बांजी ने भी तेवर दिखाना शुरू कर दिए। कहने लगी कि जैसे ही देवर की शादी होगी तो मैं भी अलग हो जाऊंगी। मैंने ताज्जुब से कहा क्यों अलग हो जाओगी, मैं तो तुम्हारे साथ ही सारी जिंदगी रहूंगी, तुम मेरी सगी हो। कहने लगी नहीं खाला, बड़ी वाली बहू तो 2 माह भी आपके साथ नहीं गुजारे।
और मुझे तो फिर साल होने वाला है। मैं तो बांजी को देखकर दंग रह गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या ये दिन देखने के लिए मैंने अपनी सारी जवानी अपने बच्चों पर गुजार दी, अपनी ख्वाहिश इन बच्चों पर खत्म कर दी। तीसरा बेटा वैसे भी पसंद की दुल्हन ला रहा था। वो लड़की बड़ी ही तेज तरार थी। मैं जानती थी कि वो एक माह भी मेरे साथ ना रहेगी, लेकिन मुझे अपनी बांजी पर इसरार था। लेकिन उसने भी टकाकर जवाब दे दिया था। मैंने जब छोटे बेटे की शादी की तो बांजी को भी कह दिया कि भाई जहां चाहे जाओ, ये घर मेरे शोहर का है। और मैंने अपनी छोटी बहू से भी कहा कि मेरी तरफ से तुम भी आजाद हो, जब चाहे घर छोड़ के जा सकती हो। वो दोनों भी अपने अपने घरों को चली गईं। बेटे अच्छा कमाते थे, लेकिन मेरी किस्मत में शायद ना बेटों का सुख था ना बहुओं का। तीनों ने ये ना सोचा कि अम्मा अकेली घर में कैसे रहेगी। मैं तो सोचती थी कि तीनों बहुएं आएंगी तो मेरा सूना आंगन भर जाएगा, पोते पोतियां होंगी, मेरा तो जी लग जाएगा। लेकिन मैं तनहा की तरह रह गई। मुझे अपने शोहर की कमी आज बेहद महसूस हो रही थी। वो होता तो हम बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे को सहारा तो दे सकते। कम से कम ये खाली घर मुझे काट खाने को तो ना दौड़ता। जब से बेटे जवान हुए थे, मैंने देवर से पैसे लेने से इनकार कर दिया था, और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी थी। उसके अपने खर्चे थे। लेकिन बेटे तो ऐसे घर से गए कि उन्होंने पलटकर मुझसे ये तक ना पूछा कि अम्मा तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि जब मेरे देवर का फोन आया, मेरी रोती हुई आवाज देवर ने सुनी तो कहने लगा, भाभी आप क्यों रो रही हैं? हालांकि मैंने बहुत चाहा कि मेरी आवाज से उसे इस बात का एहसास ना हो, लेकिन वो फौरन से जान चुका था। शायद मैं उन पर बोझ बन बैठी थी। मैंने सारी बात शहजाद से कर दी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे आंसुओं को देखकर और मेरी सिसकियों को सुनकर 4 दिन में पाकिस्तान आ जाएगा। लेकिन मुझे हैरत का झटका लगा जब वो अकेला घर आया। मैंने कहा, तुम्हारी बीवी कहाँ है? मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। मैंने आपसे कहा था ना भाभी, सब ठप्पे लगवाने वाली होती हैं, उसको भी ठप्पा ही चाहिए था। मैंने लगा दिया। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा, आज मुझे तुम अपने ठप्पे का राज भी खोल दो। वो कहने लगा, मेरे पास बिरोने मुल्क की नेशनैलिटी है और यहाँ की खानदानी औरतों को बस वही ठप्पा लगवाना होता है। खाला बानो की बेटी को भी मेरे साथ नहीं रहना था, लेकिन आपके कहने पर मैंने उसे शादी कर ली। जैसे ही उसे पक्का वीजा मिला, उसने मुझे लात मार दी, और वहां किसी और के साथ। ये सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। कहने लगा, भाभी मैं तो आपसे इसलिए कहता था, ये सब लड़कियां सिर्फ ठप्पे के चक्कर में होती हैं। उन्हें अमेरिका का ठप्पा चाहिए, मतलब कि वहां की नेशनैलिटी। ये घर बसाने वाली नहीं होती। मेरा खाली घर देखकर कहने लगा कि मैं अब थक चुका हूँ, चाहता हूँ कि बिरोने मुल्क का चक्कर छोड़कर यहीं रहायश पजीर हो जाऊं। वैसे भी अब उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका हूँ कि बाहर की रंग रलियां अब दिल को नहीं पाती। ये सुनकर मैं घबरा गई। मैंने कहा, तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? अगर तुम्हारे भतीजे यहाँ अपनी बीवियों के साथ रहते होते तो मैं कभी एतराज ना करती, लेकिन मैं तन्हा यहाँ रहती हूँ। उसके बाद जो बात शहजाद ने कही वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। कहने लगा, मुझसे निकाह कर ले। ये सुना था कि मैंने फौरन से इनकार कर दिया। मैंने कहा, कैसी बात कर रहे हो? मैंने कभी तुम्हें ऐसा नहीं समझा। कहने लगा, मैं थक चुका हूँ। मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो बावफा हो, जैसी वफा आपने मेरे भाई के साथ निभाई है। मुझे यकीन है कि मेरे साथ भी निभाएंगी, क्योंकि आप एक बावफा औरत हैं। ना आपको ठप्पे की लालच है और ना किसी और चीज की। मैंने कहा, इस उम्र में मेरे बच्चे मेरे सर पर खाक डालेंगे। मेरी सारी जिंदगी के सबर पर जिल्लत की जूती पड़ेगी। कहने लगा, क्यों? जिस उम्र के हिस्से में हम लोग पहुंच गए हैं, ख्वाहिशात तो बहुत दूर रह गई हैं। अब तो ये है कि मैं आपका सहारा बन जाऊं और आप मेरा। अगले ही रोज जेवर ने मेरे तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि वो मुझसे निकाह करना चाहता है। ये सुनना था कि मेरे तीनों बेटों की गैरत जाग गई। कहने लगे कि आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? शहजाद ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी माँ को बुढ़ापे में छोड़कर जाते हो। सारी जिंदगी इस औरत ने अपनी जवानी तुम लोगों पर वार दी, और बुढ़ापे में 3 की बजाय 6 होने के साथ भी तुम लोग अपनी माँ को रखने पर तैयार नहीं। तीनों बेटे चुप हो गए थे और बहुएं भी खामोश थीं। बहरहाल शहजाद ने अगले रोज मुझसे निकाह कर लिया। मैं गांव की सादा औरत अब जाकर इस ठप्पे का मतलब समझी थी। देवर किसी भी लालची औरत के साथ शादी नहीं करना चाहता था। वक्त ने फिर साबित कर दिया कि मेरा और देवर का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, वरना आज मैं अपने बच्चों के घर पर घुटन भरी जिंदगी गुजार रही होती।